नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रत्तीराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए सेकेंड ईयर से लिया गया है। आज हम रीति काव्य का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रीतिकाल का इतिहास किस प्रकार से है, रीतिकाल का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी साहित्य में रीतिकाल क्या महत्व रखता है। रीतिकाल मध्यकाल का उत्तरार्ध को माना जाता है, अर्थात उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल रखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में इस नाम को लेकर के कई तरीके के विचार व्यक्त किए गए। सर्वप्रथम हम रीतिकाल के आरंभ से पूर्व हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि साहित्य का आविर्भाव कब से माना गया, कब से उसे मान्यता मिली, कौन कौन से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने साहित्यिक रचनाओं को क्रमबद्ध करके उन्हें इतिहास के रूप में स्थापित किया। हिंदी साहित्य की परंपरा कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं है, सर्वमान्य बात नहीं है, अर्थात सभी विद्वान एक मत नहीं है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना जाए। पर एक बात सामान्य रूप से कही जा सकती है कि जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी, तभी से हिंदी भाषा सैन्य साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी थी। यह निश्चित है कि जिस काल में अपभ्रंश साहित्य की भाषा बनी, उस काल में हिंदी जन भाषा थी, अर्थात अपभ्रंश जब साहित्य की भाषा बन चुकी थी तब जन भाषा के रूप में हिंदी स्थापित हो चुकी थी, हिंदी अपने रूप को प्राप्त कर चुकी थी। उस काल में हिंदी भाषा जन भाषा थी, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहासवेत्ताओं ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया। जो भी इतिहासवेत्ता हिंदी साहित्य के हुए, उन्होंने अपभ्रंश को हिंदी की पूर्व पीठिका माना और स्वीकार किया कि हो न हो हिंदी का जो साहित्य है वो अपभ्रंश के साहित्य से ही हो कर के निकलेगा। मिश्र बंधु विनोद नामक जो इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें अनेक स्थानों पर अनेक रचनाओं को स्थान दिया जो अपभ्रंश में से अपभ्रंश भाषा में थी, जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी नाम दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि जो अपभ्रंश है वो ही पुरानी हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का विवेचन करते समय अपभ्रंश रचनाओं को पूर्व पीठिका के रूप में स्वीकार किया, उनको स्थान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक स्थान पर लिखा है कि हेमचंद्र राय ने 2 प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की है। परिनिष्ठित अपभ्रंश, जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा, और ग्राम्य अपभ्रंश, जिसका स्वरूप व्याकरण के नियमों से मुक्त सतत विकासमान और एक जन भाषा का है। अपभ्रंश
कि इस स्वरूप में बौद्धों के पद और दोहा प्राकृत और पेंगलम में लिखे गए थे। पद तथा संदेश शासक आदि रचनाएं लिखी गई। वस्तुतः अपभ्रंश के इस स्वरूप से जन भाषा हिंदी का विकास हुआ, जो आगे चलकर साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। जहाँ तक जैन और बौद्ध रचनाओं का सवाल है, तो ये भी अधिकांश अपभ्रंश की ही रचना मानी गई। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ से हम हिंदी का आरंभ माने। जो साहित्यिक हिंदी है उसका आरंभ कहाँ हुआ और कहाँ से उसको माने, इसके बारे में कुछ विचार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, साथ में बाबू श्याम सुंदर दास, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं शताब्दी से मानते हैं, जो सर्वमानवीय है और अभी तक वो चला आ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का साहित्यिक भाषा में प्रतिष्ठित होना अथवा हिंदी साहित्य का बनना राजा भोज के समय से ही प्रारंभ हो गया था। अर्थात राजा भोज का समय संवत 1050 के लगभग माना जाता है से प्रारंभ हो गया था, जब अपभ्रंश भाषा काव्य के लिए रूढ़ हो चली थी। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा राहुल सांकृत्यानन हिंदी साहित्य का आरंभ क्रमशः 8वीं शताब्दी में तथा 7वीं शताब्दी में स्वीकार करते हैं। क्योंकि रामकुमार वर्मा ने 8वीं शताब्दी में माना, तो राहुल सांकृत्यानन ने बौद्ध रचनाओं को प्राथमिकता दी और उन्होंने 7वीं शताब्दी में स्वीकार किया। इन लोगों ने अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी का आरंभिक रूप स्वीकार किया था और ऐसा उचित भी है। किंतु बाबू गुलाब राय है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ मिश्र है आदि विद्वान स्वीकार करते हैं कि ये विद्वान स्वीकार करते हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा का आरंभ 11वीं शताब्दी में ही हुआ। यह जरूर है कि परवर्ती अपभ्रंश रचनाओं में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट रूप से मिल जाता है, जिनका काल 7वीं और 8वीं शताब्दी तक माना जा सकता है। अब आते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ, क्योंकि उचित काल विभाजन के बिना इतिहास का अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा और इसमें जिन जिन विद्वानों के मत हैं उसे हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पर विचार करते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना हो, वह परिणाम प्रथम के बराबर न होगी। दूसरी बात है कि ग्रंथों की प्रसिद्धि किसी काल के भीतर एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ रचे गए उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। इन दोनों बातों को ही ध्यान में रखकर काल विभाजन एवं नामकरण किया गया। अपनी उपयुक्त मान्यताओं के आलोक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्ष के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया, जो लगभग हिंदी साहित्य में अभी तक निर्विवादित है, सर्वमान्य है। सभी इस काल विभाजन को स्वीकार करते हैं।
सर्वप्रथम उन्होंने जो प्रारंभिक काल था उसको आदिकाल नाम दिया, जिसको हम आदिकाल के रूप में देखते हैं, उसे वीर गाथा काल नाम दिया। संवत 1050 से 1375 तक। द्वितीय स्थान पर लिया पूर्व मध्यकाल, जिसे उन्होंने भक्ति काल के नाम से रखा, और संवत 1375 से संवत 1700 तक इसकी कालावधि रखी। फिर उन्होंने उत्तर मध्यकाल रखा, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना गया। 1700 संवत 1700 से लेकर 1700 से लेकर के 1900 तक इसका स्थान रखा गया। और चतुर्थ स्थान पर रखा गया आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से जाना गया। संवत 1900 से अब तक इसका स्थान निर्धारित होता है। यह काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अब बात करते हैं कि विद्वान इसको किस प्रकार से लेते हैं। हिंदी साहित्य के जो अनेक प्रणेता हुए, उन्होंने इस बात को किस प्रकार से रखा है। आचार्य शुक्ल के परवर्ती साहित्यकारों ने शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त जो मानदंड है उसको स्वीकार करते हुए काल विभाजन को भी स्वीकार किया है। बाबू श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यानंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि ने शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन को स्वीकार किया है। नामकरण तथा काल को लेकर कतिपय मतभेद अवश्य है। यहाँ रीतिकाल के संदर्भ में इन मतभेदों पर विचार करना अपेक्षित रहेगा, क्योंकि हमें मूल रूप से रीतिकाल का ही अध्ययन करना था, और ये हमने पूर्व पीठिका के रूप में इसको रखा। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की, जो हमारा मुख्य विषय था, और सेकेंड ईयर में इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर, है ना, इसका अध्ययन आवश्यक है। सर्वप्रथम हम रीतिकाल की काल अवधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो रीतिकाल की काल अवधि भक्ति काल आदि समस्त मान प्रवृत्तियाँ पीछे पड़ गई थी। यदि भक्ति भाव कहीं दिखाई देता है तो वह भी विशुद्ध श्रृंगारिकता से संपृक्त है और मांसलता से बोझल है। इसी समय में रीतिकाल की समय विषयक सीमा के विषय में हमें कोई विवाद दिखाई नहीं देता है। आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य को यही सीमा स्वीकार की है। कुछ लोगों की मान्यता है कि जिस युग में निरूपण अथवा रीति प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रतियोगिता रही, उसका काल 1700 से 1900 तक है। इस निश्चित संवतों को स्वीकार करने में कुछ तो आपत्ति हो सकती है। इसका कारण यह है कि रीति कवियों के कुछ ग्रंथ इस सीमा से आगे और पीछे रखे जा सकते हैं। ऐसा इसी काल में नहीं हुआ, हर काल में ऐसा हुआ कि समान लक्षणों के ग्रंथ पूर्व के काल में भी लिखे गए और समान लक्षणों के ग्रंथ उस काल के बाद में भी लिखे गए जब वो काल की समाप्ति हो गई थी। उदाहरण के लिए चिंतामणि कृत रसविलास और मतिराम कृत रसराज सन 1643 से 10 वर्ष पूर्व तथा कवि की रसरंग आदि रचनाएं 1843 ईस्वी में लगभग 15 वर्ष बाद की ठीक है। कुछ ऐसे भी कवि हुए थे जिनका जन्म भक्ति काल में हुआ किंतु रचनाएं रीतिकाल में लिखी गई। ऐसी स्थिति में रीतिकाल की जो सीमाएं हैं हमें सामान्य रूप से 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक स्वीकार कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात, एक छोटी सी बात करते हैं कि रीतिकाल की विषय वस्तु क्या रही।
उसकी प्रवृत्तियाँ किस प्रकार से रही। तो इसका एक छोटा सा अध्ययन है कि जहाँ तक के विषय संबंधित सीमा का प्रश्न है, सवाल है, वह भी स्पष्ट है कि इस काल का विषय प्रमुखतः श्रृंगार ही रहा है, क्योंकि सभी जो कवि थे रीतिकाल के, अधिकांश जो कवि थे, वो कवि किसी न किसी राजा के आश्रित थे और उनके काव्य में श्रृंगार की भरमार थी। भाव और रस की दृष्टि से यह काल घोर श्रृंगार का काल है और सभी कवि कमोवेश रूप से सौंदर्य वर्णन की इस सीमा में विचार करते रहे हैं। उनके काव्य में किसी न किसी प्रकार से श्रृंगार की प्रमुखता रही है। कला शिल्प की दृष्टि से अलंकार प्रियता, छंद प्रियता और शैली चमत्कार को इन कवियों ने विशेष महत्व दिया। श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन ये दोनों ही इस काल की सीमा हैं, क्योंकि इनकी जो दूसरा जो विषय रहा, क्योंकि रीतिकाल के जो सभी कवि थे आचार्य बनने की होड़ में थे, तो इनके काव्य में चमत्कार प्रदर्शन आवश्यक हो गया और उन्होंने रखा भी। इन दोनों सीमाओं में सिमटकर जो रीतिकालीन साहित्य लिखा गया वह अपवाद स्वरूप ही श्रृंगारेतर विषयों की ओर मुड़ा है। इसके बाद की जो बात हम करेंगे वो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं, रीतिकालीन काव्य के प्रवर्तक कवि कौन हैं। ये एक बहुत विवादित विषय हो सकता है, क्योंकि सभी विद्वान इस बात पर एक मत नहीं हो पाएंगे कि रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को माने, केशव को माने, किसको माने। तो कुछ विद्वान तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने केशव को रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, और कुछ विद्वान ऐसे होंगे जो चिंतामणि को रखेंगे। तो इस चीज़ को हम अध्ययन करते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक का श्रेय किसे मिले। इस समस्या के समाधान से यह जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रवर्तक का अर्थ क्या होता है और कौन सा कवि किस काल की विशेष प्रवर्तक होने की, काल विशेष में प्रवर्तक होने की क्षमता रखता है। प्रवर्तक का अर्थ है किसी परंपरा या प्रवृत्ति की नींव डालने वाला, जो किसी विशेष प्रवृत्ति को चलाए वह प्रवर्तक होता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का प्रतिभाशाली होना भी आवश्यक है, गंभीर मत होना, दूसरों को अपने अनुसार चलाने की क्षमता से उपयुक्त होना भी अनिवार्य है। किसी प्रवृत्ति को जन्म देना ही प्रवर्तक के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु यह आवश्यक है कि उसके द्वारा प्रवर्तित जो मार्ग के अनुसरण करता भी हैं या नहीं है। जब तक यह नहीं होता तब तक किसी भी व्यक्ति को प्रवर्तक होने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। अब ये बात जानने के बाद में रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के विषय जो मत है उसको हमको जान लेना चाहिए कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाए। यह प्रश्न विवादास्पद है, जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। कुछ विद्वान आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानेंगे और मानते भी हैं। कुछ आचार्य चिंतामणि को यह गौरव देना चाहते हैं। तो एक छोटी सी बात हम बाबू श्याम सुंदर दास की जान लेते हैं कि उनका मत है कि यह समय विभाग के अनुसार केशव भक्ति काल में पढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा रामचंद्रिका आदि ग्रंथ लिखने का कारण वे
केवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते हैं, परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि अपने काल की हिंदी काव्यधारा से पृथक होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए हैं और हिंदी रीति ग्रंथों के परंपरा के आचार्य कहलाए। आज का जो अध्ययन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।